हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम डेट जो आया है उसके लिए री एग्ज़ाम के लिए हम लोग जो है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो है टोटल 27 प्रैक्टिस सेट हैं जो कि डिटेल के साथ हम लोग कवर कराने वाले हैं और एग्ज़ाम डेट जो है अगस्त के महीने में लिया जाएगा। इसमें से जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में 100 प्रश्न रहेंगे, उसे लगातार जो है डिटेल के साथ हम लोग कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में आपको बताना है कि आपने जो है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये सभी का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगजोंग में आयोजित 19वां एशियाई गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल जो है कितने पदक जीते हैं। इसमें जो है टोटल 107 पदक जीते हैं। 107 में से 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 जो है कांस्य पदक भारत ने जीते हैं। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद जो है भारत का स्थान चौथा रहा है। सबसे नंबर 1 पर जो है चीन रहा है, उसके बाद जापान, उसके बाद जो है दक्षिण कोरिया रहा है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। और फ्रेंड, मैं बता दूं, अगर आप लोग ये सारे प्रश्न जानते हैं या फिर जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप जो है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपने जो है टोटल कितने स्कोर किए हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचान की जा सकती है। इसके आवाज़ जो है ये विवर्तन तथा गुणता द्वारा की जा सकती है। दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ जो है विवर्तन तथा गुणता द्वारा ये जो है आवाज़ की पहचान की जा सकती है। ध्वनि तरंग जब अवरोधों के किनारों से जो है मुड़ जाती है तो इस घटना को जो है विवर्तन कहा जाता है। दो ध्वनि तरंगों के बीच गुणवत्ता गुण के कारण जो है अंतर किया जा सकता है, जैसे कि हारमोनियम एवं सितार के ध्वनि में अंतर। ध्वनि की गुणवत्ता जो है क्वालिटी ऑफ साउंड, ये जो है ध्वनि की अधिस्वर पर जो है निर्भर करती है और ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। साथ ही जो है ध्वनि का चाल सर्वाधिक जो है ये ठोस में होती है। तो सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने का मानक इकाई क्या है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने का मानक इकाई की बात करें तो ये जो है ये है हर्ज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति जो कि हर्ज से मापा जाता है और तरंगदैर्घ्य जो है एंगस्ट्रम से मापा जाता है। पराध्वनिक गति ये जो है मैक से मापा जाता है। ध्वनि तीव्रता पूछे तो ये जो है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर से मापा जाता है। माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 पर पावर -6 जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी जो है आप लोग याद रखिएगा। और ध्वनि की तीव्रता का प्रयोगात्मक मात्रक जो है ये बेल होता है। बल के 10वें भाग को जो है डेसिबल कहते हैं और बल का यह मात्रक जो कि न्यूटन होता है। तो आप लोग जो है सारे पॉइंट को याद रखिएगा। हम सारे प्रश्न को जो है डिटेल के साथ कवर कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस पर जो है ऊपर उठने के दौरान जो है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये जो है पूछ रहा है। तो ये जो है जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो स्थितिज ऊर्जा जो है ये बढ़ जाती है, साथ ही जो है ये गतिज ऊर्जा जो कि घट जाती है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाना और गतिज ऊर्जा को कम हो जाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उदासीन होता है। पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में ये जो है उदासीन होता है। अगला है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो है ये इंग्लिश का प्रश्न है। ये कह रहा है चूज द अपोजिट ऑफ द जो है वर्ड गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए जो वर्ड है उसका जो है अपोजिट करना है। हाइप्ड दिया हुआ है, हाइप्ड मतलब ये जो है एडजेक्टिव दिया हुआ है। हाइप्ड मतलब होता है बढ़ाया चढ़ाया हुआ और इसका अपोजिट जो हो जाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी बढ़ाया चढ़ाया को घटा हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिड्यूस। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट वॉइस, यानी वॉइस को सही वॉइस को चूज करना है। सी गेव मी ए गिफ्ट, सी गेव मी ए गिफ्ट, इसका जो है ये एक्टिव वॉइस है और इसे जो है पैसिव वॉइस में बदलना है।
इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय हर, क्योंकि यहाँ पे सी दिया हुआ है तो ये जो है हर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय हर। इसमें जो है सब्जेक्ट और V2 लग जाएगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव और ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय हर। अगला है कि वीरेंद्र डगवाल का अनुसार जो है हमारी नींद में क्या चलता है। वीरेंद्र डगवाल के अनुसार जो है हमारी नींद में ये जो है जीवन व्यापार चलता है। जीवन व्यापार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह युक्ति जो है हमारी नींद शीर्षक कविता से ली गई है। वीरेंद्र डगवाल की रचनाएं जो कि दुनिया इसी में, दुष्चक्र में सृष्टा, स्याही ताल, ये सभी जो है वीरेंद्र डगवाल की रचनाएं हैं। अगला है प्रश्न नंबर 9, किनका जन्म जो है नानकाना साहब में हुआ था। नानकाना साहब की बात करें तो ये जो है नानकाना साहब में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी, और ये जो है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है ये 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय में हुआ था। तो बेगूसराय ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गैस का मात्रक व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती की बात करें ये जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस का मात्रा यम जो है ये दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व के अंतर रहते हुए भी जो है गैसों में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो है ये परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक जो है प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहते हैं। ग्राहम का नियम बताता है कि किसी निश्चित ताप और दाब पर जो है विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षित वेग जो है उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। अगला है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 जो है ये नरगिस मोहम्मदी को किस देश के हैं। इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। ये जो है ये किस देश के हैं। ये जो है नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान के हैं। तो ईरान ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया है। 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये नॉर्वे के लेखक जॉन ओलाफ फोंसे को दिया गया है, और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है कैटालिन कारिगो तथा ड्यू विस्मैन को दिया गया है। ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से किससे जो है कोनेन प्राप्त किया जाता है। कोनेन की बात करें ये जो है कोनेन ये एराइथ्रोजाइलम कोका के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एराइथ्रोजाइलम कोका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है उष्णकटिबंधीय झाड़ी युक्त पौधे से जो है प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एरिथ्रोजाइलेसाइज परिवार का सदस्य है। इसकी पत्तियों में जो है कोनेन के अतिरिक्त अन्य एल्कालॉइड भी जो है पाए जाते हैं। कोनेन अफीम के समान ही नशीला पदार्थ है। ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है प्रश्न नंबर 14। अगला प्रश्न नंबर 14 है कि एल्केन C6H14 से जो है कितने श्रृंखलाएं समावयवी प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे जो है टोटल 5 श्रृंखलाएं समावयवी जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। तो 5 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग जो है निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है। इसका जो है शुद्धिकरण हेतु कॉपर और जिंक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर और जिंक के लिए जो है वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग जो है धातु के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी आकृति जो है पिरामिडीय होती है। पिरामिडीय आकृति की बात करें ये जो है ये किसकी होती है। तो ये जो है BF3 की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोपीन के कितने जो है अल्फा तथा अल्फा एवं जो है पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। प्रोपीन की बात करें तो इसके जो है 8 अल्फा तथा 1 जो है पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 अल्फा एवं 1 पाई। प्रोपीन की बात करें तो प्रोपीन का रासायनिक सूत्र जो होता है C3H6 होता है। ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन के बनाने में जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। अगला प्रश्न है किसने जो है अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर जो है अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व का भविष्यवाणी की है। ये किए हैं मेंडलीफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ।
मेंडलीफ के समय जो है ज्ञात तत्वों की कुल संख्या ये 63 थी। मेंडलीफ ने जो है बहुत सारे अज्ञात तत्वों के लिए अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए हैं। ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द ही होने वाला है। अगला प्रश्न है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। मक्खन की बात करें तो मक्खन जो है ये द्रव का ठोस में परिक्षेपण है, तो इसका ए का जो हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, द्रव का ठोस में परिवेक्षण। प्यूमिस पत्थर की बात करें तो प्यूमिस पत्थर जो है ये गैस का ठोस में परिवेक्षण है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 का 3। और दूध जो है, दूध की बात करें, दूध जो है द्रव का द्रव में परिवेक्षण है, तो 3 का जो है ये 1 हो जाएगा। और पेंट जो है ठोस का द्रव में परिवेक्षण। इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला है कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बात करें तो ये जो है ये उपस्थित होता है बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में जो है पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो है ये उपस्थित होता है। कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और सबसे छोटी कोशिका पूछे तो ये जो है माइकोप्लाज्मा है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है चित्र दिया हुआ है, इसमें जो पूछ रहा है कि कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्ग हैं। वर्ग की बात करें तो एक जो है ये है, और ये छोटा वाला में कितना है, अगर हम लोग इसमें बात करें तो ये 2, 3 फिर 4 हो जाएगा। और छोटा वाला की बात करें तो छोटा वाला में एक बड़ा वाला हो जाएगा तो 5, और छोटा वाला में जो है 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5, 5, 10। और इसमें भी जो है 5, 5, 10, 10, 5, 15, टोटल कितना हो जाएगा तो 15, टोटल 15 हो जाएंगे। 5 बड़ा वाला में और 5 इसमें, 5 इसमें, यानी टोटल जो है 15 वर्ग हो जाएंगे। अगला है इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो पैराथायराइड जो है ग्रंथि, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि है। और वृषण ये भी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, परंतु ब्रूनर ग्रंथि ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और ब्रूनर ग्रंथि की बात करें तो ये जो है थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होता है। यह जो है पैराथायराइड हार्मोन के तथा जो है कैल्सिटोन हार्मोन का स्राव करती है। अगला प्रश्न है कि पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल जो है भरा होता है। पेरिकार्डियम और हृदय के बीच की बात करें तो ये जो है ये कौन सा गैस द्रव भरा होता है, तो ये जो है तरल, यहाँ पे पूछ रहा है तरल जो है ये पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियल द्रव। अगला प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में सीटी को जो है इतना लिखा जाता है, तो डक को क्या लिखा जाएगा। सीटी की बात करें, सीटी में सी जो है सी 3 नंबर पर है, आई जो है 9वें नंबर पर है, तो इस प्रकार लिखा गया। डी जो है ये 4थे नंबर पर है, और यू जो है ये 21वें नंबर पर है। के की बात करें तो के जो है 11वें नंबर पर है, और ई जो है 5वें नंबर पर है। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42, 11, 15। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा जो है किया जाता है। रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण जो है ये किया जाता है मेंडुला एबॉल्गेटा द्वारा, मेंडुला एबॉल्गेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 21 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध नर्तकी जो कि सरोजा वैद्यनाथ का निधन हो गया। सरोजा वैद्यनाथ जो है किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। सरोजा वैद्यनाथ की बात करें ये जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करें सरोजा वैद्यनाथ की, तो सरोजा वैद्यनाथ जो है इन्हें जो है दिल्ली में गणेश नाट्यालय की स्थापना की। इन्हें जो है वर्ष 2002 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से और वर्ष 2012 में पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार की बात करें तो इसमें जो है यामिनी कृष्णमूर्ति, मृगलीना साराभाई, मल्लिका साराभाई और सोलन मानसिंह ये सभी जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भरतनाट्यम। अगला है कि एबी रक्त समूह में, एबी रक्त समूह की बात करें तो इसमें जो है एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एबी रक्त समूह में जो है एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। रक्त समूह की खोज जो है ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। और रक्त समूह जो है 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ए की बात करें तो ए में जो है केवल ए एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी जो है बी पाए जाते हैं। बी में जो है
केवल बी एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी जो है ए पाए जाते हैं। ए बी की बात करें, इसमें जो है ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, परंतु जो है एंटीबॉडी एक भी नहीं पाया जाता है। ओ में जो है एंटीजन नहीं पाए जाते हैं और एंटीबॉडी जो है ए और बी दोनों पाए जाते हैं। ए बी रक्त समूह जो है सर्वग्राही रक्त कहलाता है। सर्वग्राही रक्त समूह जो है ए बी को कहा जाता है और ओ को जो है सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है कि एक पौधे में इनमें से जो है क्या एक बीज में परिवर्तन होता है। एक बीज में परिवर्तन जो होता है ये होता है जीवाणु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पौधे में जो है यहाँ पे बीजाणु है, बीजाणु जो है बीज में परिवर्तित होता है। पुष्प की बात करें तो पुष्प जो है निम्नलिखित भाग होते हैं: वृत्त पुष्प, पुष्पासन, बाइंदल पुंज, दल पुंज और पुमंग। फल का अध्ययन जो है ये पोमोलॉजी कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ जो कि है रेडवुड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडवुड की बात करें तो ये जो है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। और सबसे लंबा आवृतबीजी वृक्ष पूछे तो ये जो है ऑस्ट्रेलियन यूकलिप्टस है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चीड़ जो है अनावृतबीजी है। साइकस की बात करें ये जो है अनावृतबीजी पौधा है। तो आप लोग सारे को याद रखिए। अगला है कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण की बात करें तो ये जो है फसलों के खेत, इससे जो है सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फसलों का खेत। पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए जो है सूर्य ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। इसमें से जो है आने वाली संपूर्ण प्रकाश ऊर्जा का लगभग जो 55% पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। इसका केवल जो है 1 से 5% ही प्रकाश संश्लेषण जीवों द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से संस्थान व उसके स्थान का जो है कौन सा सही जोड़ा है। सही जोड़ा यहाँ पे पूछ रहा है तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ये जो है पुणे में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो कि पुणे में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान, ये जो है ये लखनऊ नहीं बल्कि ये जो है दिल्ली में स्थित है। औषधि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान ये जो है ये लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे। अगला मैथ है, एक दुकानदार को एक वस्तु को जो है 1980 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 1980 में जो है बेचने पे ये 10% की हानि यानी इतना पे जो है 90% है और इससे जो है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी 115% पर बेचने में जो है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इससे जो है 0 से 0 कट जाएगा और 9 से जो है ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी 115 गुना 22 कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2530। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2530। अगला प्रश्न है मैथ का ही है। अगला प्रश्न है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को जो है 36 दिनों में करता है। यानी ए और प्लस बी ये जो है 36 दिनों में करता है। साथ ही जो है यदि बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर दे यानी बी जो है ये 30 दिन तक कार्य करता है, ए और बी 30 दिन तक कार्य करता है, ए प्लस बी 30 दिन तक करता है दोनों साथ, और बाद में जो है 30 दिन के बाद बी जो कार्य करना बंद कर देता है तो कार्य जो है कुल 40 दिन में पूरा हो जाएगा। यानी फिर उसके बाद ए कार्य करता है तो ये 40 दिन में पूरा होता है। यानी 20 और 10 दिनों में, ये 10 दिनों में होता है। ए जो है 10 दिनों में करता है और बचा कितना था तो 6 बचा था। यानी बी जो है बी का 6 काम जो है ये 10 दिनों में पूरा कर रहा है ए बी का टोटल काम। यानी इसमें ए प्लस बी दोनों है 6 और ए जो है 10, यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा तो 3:5 हो जाएगा। यानी ए बी 5 और ए का रेशियो 3, तो बी का रेशियो कितना हो जाएगा, बी का रेशियो हो जाएगा 2। यानी बी जो है 2 रेशियो से काम करता है, ए करता है 3 रेशियो से काम। तो अगर ये दोनों 5 रेशियो से काम करता है तो 36 दिन में करता है। 36 दिन में 5 रेशियो से कार्य करता है। तो ए जो करता है ये 3 रेशियो से कार्य करता है तो कितना दिनों में करेगा 3 रेशियो से, 3 से काटेंगे तो 12 यानी 12 25 60, टोटल जो है 60 दिनों में ए पूरा कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है माध्य का 6 प्रदक्षिणों 5 7 9 अल्फा 11 और 12 इतना का माध्य जो है 9 है। तो अल्फा का मान ज्ञात करना है। माध्य निकालने का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यानी टोटल आंकड़ा जो है योग कर लेंगे 5 + 7 + 9 +
अल्फ़ा प्लस 11 प्लस 12 इतना बटे कितना हो जाएगा, टोटल संख्या कितना है तो 6 है, और ये माध्य कितना दिया हुआ था तो 9, यानी 9 छक 54, 54 बराबर कितना आ जाएगा 7 5 12 9 21, 21 11 32 और 12 44 हो जाएगा, यानी 44 और प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 55, 54 माइनस 44 बराबर 10, यानी अल्फ़ा बराबर 10 आ जाएगा। तो 10 इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा जो है भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद यानी इंडियन लॉजिस्टिक काउंसिल के चुनाव में जो है पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। ये जो किया गया था, ये किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम में जो है गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया था, और 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का जो है शक्ति प्रदान की गई थी। केंद्रीय व्यवस्थापिक सभा में जो है सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई थी। ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ब्रांड एम्बेसडर 2023 के आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें तो इसमें जो है ब्रांड एम्बेसडर ये सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया था। तो सचिन तेंदुलकर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कौन सा टीम जीता है तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है, जो कि भारत को हराकर जीता है। ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो ये जो है ये किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा जारी। यूएनडीपी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी की गठन की बात करें तो इसका गठन जो 1965 ईस्वी में हुआ था, और यूएनडीपी का फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसे जो है यूएनडीपी शॉर्ट नेम कहा जाता है। और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि वर्ष 1990 ईस्वी में संगठन द्वारा पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हक और जो है भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के प्रयासों से जो है यह रिपोर्ट तैयार की गई थी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। ये जो होते हैं ये होते हैं किस में होते हैं तो ये जो है पूंजीवादी में होते हैं। पूंजीवादी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूंजीवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जो है सरकार की बाजार को नियंत्रित करने में कोई खास जो है सक्रिय भूमिका नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन या फिर निर्माण जो है ये साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व में होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। प्रशांत महासागर की बात करें तो इसके अंतर्गत जो आता है ये आता है फ्यूजियामा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी जो कि प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी जो है ज्वालामुखी नहीं है। आपसे पूछे कि एक भी ज्वालामुखी नहीं वाला महाद्वीप कौन सा है तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया है। प्रशांत महासागर में जो कि अग्निवलय है, और विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो कि किलाउ हवाई द्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो कि कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो कि ओजस डेल सलाडो जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि इस प्रश्न को अगला प्रश्न है कि सभी चींटियाँ जो है चिड़ियाँ हैं, सभी चींटियाँ जो है ये चिड़ियाँ हैं। चिड़ियाँ ये जो है सभी चींटियाँ क्या है तो ये चिड़ियाँ हैं, चिड़ियाँ। और कहा गया कि सभी चिड़ियाँ जो है मक्खियाँ हैं, मक्खी सभी चिड़ियाँ मक्खी। कुछ चींटियाँ वो स्तनधारी है, यानी कुछ चींटियाँ स्तनधारी। यहाँ पे आ जाएगा स्तनधारी। तो इसमें पूछ रहा कि सभी चींटियाँ मक्खियाँ है, सभी चींटियाँ मक्खियाँ है। कुछ स्तनधारी चिड़ियाँ हैं, कुछ स्तनधारी है चिड़ियाँ है, ये भी सही है। कुछ मक्खियाँ स्तनधारी है, कुछ मक्खी ये बड़ा वाला है, स्तनधारी के अंतर्गत जरूर आएगा कुछ न कुछ। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो है सभी तर्क संगत है, ऑप्शन डी इसका। अगला प्रश्न है कि एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जो है 3 वर्ष में 230 रुपया हो जाएगी, यानी मिश्रधन जो है 230 रुपया हो जाती है। तो मूलधन इसमें जो है ज्ञात करना है। मिश्रधन साधारण ब्याज की दर है, तो अगर 100% है तो उसका 5% वृद्धि हो रहा है 3 वर्ष में, तो 15% वृद्धि हो जाएगी, यानी 115% जो है ये 230 रुपया 115% है। तो इसका 100% यानी मूलधन निकालना है।
तो ये हो जाएगा 23 15 से 20 100, 23 से 23 कट गया, यानी इसका राइट आंसर जो है ये 200 हो जाएगा। 200 इसका जो है मूलधन आ जाएगा, तो 200 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का जो प्रभार किसके पास था? शिक्षा विभाग का भार जो है ये 1947 में ये था, किनके पास था? तो ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के पास था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है, और ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे, और जॉन मथाई जो कि रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। श्रम मंत्री जो कि जगजीवन राम थे। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे, और स्वास्थ्य मंत्री जो कि राजकुमारी अमृता कौर थी। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। मंदाकिनी नदी जो है किसमें? अलकनंदा नदी से मिलती है। कहाँ पे मिलती है? तो ये दोनों जो नदियाँ हैं ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। रुद्रप्रयाग ऑप्शन से इसका राइट आंसर जगह। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी में मिलती है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत जो है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी में है। अलकनंदा जो है धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर जो है ये जोशीमठ या फिर विष्णु प्रयाग में मिलती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा पिंडार का संगम को कर्ण प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो कि रुद्र प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो कि देव प्रयाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग जो होते हैं तो इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? आवश्यकता से अधिक लोग जब होते हैं किसी कार्य में तो ये जो है प्रसन्न बेरोजगारी कहलाता है। प्रसन्न बेरोजगारी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे जो है अदृश्य या फिर छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है साहित्य कृति संध्याकार नंदी द्वारा रचित है? संध्याकार नंदी के पुस्तक की बात करें, ये जो है रामचरितम, रामपाल चरितम, ये दोनों एक ही पुस्तक है का नाम है। नाम सिर्फ दोनों है, रामचरितम या फिर रामपाल चरितम, जो कि ये जो है कृति साध्याकार की कृति है। गीत गोविंद जो कि जयदेव की है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष की है। वैराग्य संदीपनी ये जो है तुलसीदास की है। कुरकुमुता जो है कुकुरमुत्ता या फिर अनामिका या फिर परिमल ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आखिरी कलाम एवं जो है कहरनामा ये पुस्तक है मालिक मोहम्मद जायसी की। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ग्रीड नामक लोक नृत्य इनमें से जो है किस राज्य में संबंधित है? ग्रीड नामक लोक नृत्य की बात करें तो ये जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब क्षेत्र में रबी की फसल बोई जाती है तब जो है ग्रीड नृत्य का आयोजन किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग जो है धान का जश्न मनाने के लिए जवारा नृत्य को जो है करते हैं। और लहांगी जो कि नृत्य मध्य प्रदेश में ये बंजारा, सहकारिया और फिर गंजर जनजातियों के द्वारा एक लोकप्रिय नृत्य मनाया जाता है। अगला है श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या देखना है। 4 के बाद 17 दिया हुआ है, तो ये क्या कनेक्शन है? 4 में 3 गुना किया प्लस 5 किया, 17 गुना 3 किया और 5 घटा दिया, यानी एक बार 3 गुना करके 5 जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है। फिर अगला में 3 गुना करके 5 जोड़ रहा है, अगला में 3 गुना करके 5 घटा रहा है। इसमें जो है 3 गुना करके 5 जोड़ेगा तो कितना आएगा? तो ये जो है 1277 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है? इसमें जो है शामिल किया गया है ये एक फर्म में कार्य करना, एक नए घर का निर्माण करना, बाजार में मछली बेचना, ये सभी कार्य जो है किए गए हैं। परंतु गृहिणी का कार्य ये जो है ये कार्य मूल्यों को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया है। अगला है कि बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ये जो नदी की सहायक नदी है ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का जो है सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इसका उद्गम जो है कैलाश पर्वत की श्रेणी मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमांगयुंडुंग हिमनद से जो है होता है। और इसकी प्रमुख नदियां जो है बंगाल में तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने किनारे पर मिलती है। मानस, जिया, भरेली, तीस्ता, धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग ये सभी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान जो है भारत आया था? ये जो आया था ये था अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना।
ये जो है अकबर के समय भारत आया था। अगला प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ की बात करें तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जगह अरुणाचल प्रदेश। और ये जो है भारत का सबसे बड़ा मठ है। उमानंद असम के में स्थित है। ये जो है एक क्या है? उमानंद की बात करें तो उमानंद जो है असम में स्थित एक द्वीप है। द्वीप ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि माजुली नदी द्वीप है। इसे भी जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए जो है कितने दिन तक समय की बैठक की? ये जो बैठक किए थे 3 वर्ष तक। 3 वर्ष ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। इनका संबंध जो है किस देश से है? नोवाक जोकोविच की बात करें तो नोवाक जोकोविच का संबंध जो है ये सर्बिया से है। सर्बिया ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नोवाक जोकोविच ने वर्ष 2021 में जो है टेनिस पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन सभी को जीता था। नोवाक जोकोविच जो कि फ्रेंच ओपन 2023 जीतकर 23 ग्रैंड स्लैम के साथ जो है सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है कि थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसेघर जलप्रपात की बात करें तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोसेघर जलप्रपात जो कि कोंकण तट के किनारे सतारा शहर में जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। थोसेघर जलप्रपात की बात करें ये जो है तरली नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र में देवकुंड जलप्रपात रायगढ़ जिले में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से है? इनका संबंध जो है ये सांख्य दर्शन से है। सांख्य दर्शन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? शिक्षा की वर्धा योजना की बात करें तो वर्धा योजना ये जो है वर्ष 1937 में लाया गया था। 1937 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने जो है अपने पत्र द हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की। उसमें जो है माध्यम से एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे जो है मौलिक अधिकार या फिर आधारभूत शिक्षा या फिर गांधी शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा आदि के नाम से जो है संज्ञा दी। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी सूट से जो है संबंधित है? वित्त, संपत्ति, अनुबंध ये सभी से संबंधित जो है भारतीय संविधान का भाग जो है ये भाग 12 ये जो है इससे संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद भाग 12 की बात करें ये जो वित्त, संपत्ति, अनुबंध ये सभी से संबंधित है। और संविधान के अनुच्छेद 264 से 300 के ए तक वित्त, संपत्ति, अनुबंध, मुकदमे आदि का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 300 के क जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो है संपत्ति के अधिकार के बारे में वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। 10 में जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन मिलता है। भाग 8 में जो है संघ और राज्य का वर्णन मिलता है। अगला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करें तो ये जो है लॉर्ड हेस्टिंग के समय लड़ा गया था। लॉर्ड हेस्टिंग ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो युद्ध लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध ये 1814 से 1816 के बीच लड़ा गया था, जो कि नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण इस युद्ध में करना पड़ा था। अगला प्रश्न है कि tan 40 डिग्री बटे कॉसेस 50 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉट 40 बटे सेक 50 का होल स्क्वायर। इसका राइट आंसर जो है आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी आएगा 1। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के मापों का अंतर जो है 37 सेंटीमीटर है। वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका अंतर दिया हुआ कितना तो 37 और इसका क्या हो जाएगा वृत्त की परिधि 2πr होता है और त्रिज्या -r ये दोनों का अंतर जो है ये 37 डिग्री दिया हुआ है। तो आप लोग इसे जो है हल कर लीजिएगा। यहाँ पे r कॉमन आ जाएगा तो 2 पाई का मान 22/7 और माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा बराबर 37। इसे हल कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर जो है ये 154 आ जाएगा। 154 7 सेंटीमीटर r आ जाएगा। r जो है इसे हल करने पर r 7 सेंटीमीटर आ जाएगा और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² यानी 22/7 गुने 7 r² होता है। तो 7 से 7 कट गया 22 से 154 तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है निर्देशांक अक्षों में और रेखाओं जो है इतना दिया हुआ है। इसमें जो है निर्मित त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्षेत्रफल जो आएगा ये आएगा 3 वर्ग इकाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रह जाएगा। आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है जब एक धनराशि पूर्णांक k को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है 9 प्राप्त होते हैं।
तो k को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। आप लोग इसको जो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष पे रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है 6 से विभाजित करने पर यह जो है शेषफल 3 आएगा। 3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी कलश में 10 काली 5 सफ़ेद गेंदे, कलश में से जो है एक बाद एक करके बिना जो है बदले 2 गेंदें निकाली गई दोनों गेंदों की काली की प्रायिकता क्या होगी। इसकी प्रायिकता जो है ये 3/7 हो जाएगी। अगला है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है। ये जो कथन है ये सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना, जो कि सांख्य नाम के एक जो है जर्नल निकाला था। ये भी कथन जो है सत्य है। यहाँ पे पूछा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा जो है असत्य है, तो दोनों सत्य है। तो ये हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो नियुक्त किया गया है ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति संजय किशन कौल। अगला प्रश्न है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि जीमैक्स 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। जीमैक्स 2023 की बात करें तो ये जो है जीमैक्स बंगाल की खाड़ी में जो है आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। और ये जो है भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज का जो है। अगला प्रश्न है कि किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो नियुक्त किया गया है ये न्यायमूर्ति संजय किशन कौशल को नियुक्त किया गया है, जो कि राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि जापान इंडिया मैरीटाइम्स एक्सरसाइज, जो कि जीमैक्स है, जीमैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। जीमैक्स 2023 की बात करें तो इसका आयोजन जो है ये बंगाल की खाड़ी में किया गया था। तो बंगाल की खाड़ी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरुड़ सैन्य अभ्यास, जो कि संयुक्त अभ्यास, ये भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इंद्र, जो कि भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। युद्ध अभ्यास से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि लॉ एस का खान जो है बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। बादाम पहाड़ की बात करें तो बादाम पहाड़ जो है ये लॉ एस का खंड है और ये जो है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में प्रमुख लोहा उत्पादक जिले जो कि केओंझर, मयूरभंज, संबलपुर, कटक तथा जो है सुंदरगढ़ है। तो आप लोग सारे को याद रखिएगा। अगला सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस जो है ये क्या है। तेजस की बात करें तो ये जो है एक लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। और तेजस की बात करें, तेजस का निर्माण जो है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो है किया गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन का स्थापना किसने किया। इस्कॉन की स्थापना की बात करें तो इस्कॉन की स्थापना ये जो है भक्ति देवांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना जो है इस्कॉन की ये 13 जुलाई 1966 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश की बात करें तो ये जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम। इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता राज्यों में स्वायत्तता देना था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को जो है 1 अप्रैल 1937 में जो है क्रियान्वित किया गया। ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो है वस्तुओं और सेवाओं पर कर, ये जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो प्रत्यक्ष कर जो होता है वह कर जो जिस पर लगाया जाता है अंतिम रूप से भुगतान उसी को करना पड़ता है। जैसे कि निगम कर, आय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, व्यय कर, ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष पूछे तो अप्रत्यक्ष कर जो है वह कर होता है जो लगाया जाता है किसी पर और अंतिम रूप में से भुगतान जो है किसी और को करना पड़ता है। जैसे कि उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, जीएसटी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भारत में जीएसटी लागू जो हुआ है ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है, जो कि फ्रांस सबसे पहले ये 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था और दुनिया का पहला देश फ्रांस बना था जहाँ जो है जीएसटी लागू हुआ था। अगला है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। गांधी सागर बांध की बात करें तो ये जो है चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बांध जो मध्य प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। जायकबाड़ी परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जो है महानदी पर स्थित है। यह जो है विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है जो कि 4800 मीटर है। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। पहला लोकपाल विधेयक की बात करें तो भारत की संसद में जो है ये वर्ष 1968 में पेश किया गया था। 1968 ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकपाल स्वीडन में जो है सर्वप्रथम 1809 में ओम्बुड्समैन के नाम से जो है स्थापित हुआ था। और भारत लोकपाल विधेयक जो कि 1968 से अनेक बार जो है संसद में लाया गया, जो कि पारित नहीं हो पा सका। 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को जो है देश का पहला लोकपाल बनाया गया था। अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य जो है यतो धर्मस्थो जया ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ये भारत के उच्चतम न्यायालय का जो है आदर्श वाक्य है। भारत के कुल जो है 11 बार इससे जो है मिलता जुलता शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। महाभारत में उल्लेखित है यतः कृष्णस्तु धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः। और भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। फ्रेंड, हमने जो है सारे प्रश्न को डिटेल के साथ कवर करा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। अगला है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ पत्रों के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार विमर्श आरक्षित करने का अधिकार जो है किसके पास होता है। ये जो अधिकार होता है ये राज्य के राज्यपाल के पास होता है। तो राज्य के राज्यपाल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर अपना जो है पद धारण करते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जो है 2 या फिर अधिक राज्यों का राज्यपाल भी जो है नियुक्त किया जा सकता है एक को, जो कि अनुच्छेद 153 में बताया गया है। कौन सा दर्रा जो है सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्तता क्षेत्र से जोड़ता है। ये जो जोड़ता है ये नाथुला दर्रा जोड़ता है। नाथुला ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा जो कि भारत चीन सीमा का लगभग जो है 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला दर्रा जो कि दार्जिलिंग तथा तिब्बत पठार के चुंबी घाटी होकर जो है तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। चुंबी नदी नाथुला दर्रा से होकर जो है बहती है। निम्नलिखित में से किसे जो है गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। गंतव्य आधारित कर की बात करें तो गंतव्य आधारित कर जो है ये कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। और वस्तु एवं सेवा कर जो कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जो कि जीएसटी कर है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है कि 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जो है ये बॉम्बे में की गई थी। बॉम्बे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुराग के द्वारा तथा जो है बालकृष्ण जयकर ने किए थे। परमहंस मंडली ने जो है महाराष्ट्र में स्त्री शिक्षा तथा उसके अधिकारों का वकालत किया था। इसका प्रमुख कार्य था जाति के नियम को जो है तोड़ना। अगला है कि 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या फिर लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व जो है ये किया था वासवन्ना ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वासवन्ना जो कि चालुक्य राजा वज्जिया राज के मंत्री थे। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कौन से केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है। जनसंख्या सबसे कम घनत्व की बात करें केंद्र शासित राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार, तो ये जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित राज्य जो कि दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो कि लक्षद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला दिल्ली, सबसे कम लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो न्यूनतम जो है ये सिक्किम में जनसंख्या पाई जाती है। अगला है कि 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है। ये जो है सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया है। सेलेस्ते साउलो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2 जून 2023 को नियुक्त किया गया है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 की बात करें तो इसका आयोजन जो है ये कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में पड़ता है, यहाँ पे जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। अगला है कि किस राज्य के जो है मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला। मिर्चा चावल की बात करें तो ये जो है बिहार राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पूर्व जो है बिहार में कतरनी चावल को भी जीआई टैग मिला था। कतरनी चावल या फिर मिर्चा चावल पूछे तो ये जो है बिहार को जीआई टैग मिला है। अगला है कि सीबीआई का नया अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। सीबीआई के नया अध्यक्ष की बात करें तो सीबीआई के नया अध्यक्ष जो है ये संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। संजय कुमार अग्रवाल ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी की बात करें
तो ये जो है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत संवैधानिक निकाय है। यहाँ पे CBIC था, सॉरी हमने CBI बोल दिया था। CBIC के नया अध्यक्ष जो है ये संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है और संजय कुमार अग्रवाल को जो है 5 अगस्त 2023 को CBIC के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाले हैं। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हाल ही में जो है किससे प्रदान किया गया है। ये जो प्रदान किया गया है ये वहीदा रहमान को नियुक्त किया गया है। वहीदा रहमान जिन्हें जो है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। 2022 की बात करें 2022 में जो है आशा पारिक को दिया गया था। अगला है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सही सेंटेंस को चूज करना है। इसका राइट आंसर जो है आई केम हेयर यस्टरडे, यानी ए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वाक्य में जो है सूचक शब्द जो कि पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम सूचक शब्द जो कि यस्टरडे यानी बीता हुआ कल का प्रयोग किया गया है, जो कि उस वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए था। बाकी सभी में देख सकते हैं कि कम का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें जो है केम का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम्स इन वंस एंड टूज। इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन स्मॉल नंबर्स। इन स्मॉल नंबर्स ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कम संख्या में इन वन एंड टूज, इसका जो है राइट आंसर इन स्मॉल नंबर्स हो जाएगा। लास्ट वीक दे एडवाइस इन वंस एंड टूज। अगला है कि चूज द करेक्ट वर्ड द ग्रुप ऑफ वर्ड। इसमें जो है करेक्ट वर्ड को चूज करना ग्रुप में ए प्लेस फॉर रेस्टली दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एरिना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि फाइंड द एरर इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सब सेंटेंस को जो है एरर कहाँ पे एरर है ये चूज करना है। इसमें देख सकते हैं देयर वेर ए टाइम व्हेन सेंटेंस टुक दिस मैथ सीरियसली। तो इसमें देर देख सकते हैं कि देर के साथ जो है वर्ब सिंगुलर प्रयोग होगा या फिर प्लूरल, यह नाउन पर निर्भर करता है। तो नाउन जो है ए टाइम सिंगुलर होने के कारण जो है वेयर के जगह पर बाज होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देयर वेयर ए टाइम। अगला है कि फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें खाली स्थान को भरना है। द स्टोरी खाली स्थान मी टू मेक अप माई माइंड। इसमें जो भराएगा क्या भराएगा, तो इसमें जो है इसमें भराएगा इंस्पायर्ड। द स्टोरी इंस्पायर्ड मी टू मेक अप माई माइंड। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे कि कौन से हैं निष्क्रिय गैस, तो इसमें जो है भरे जाते हैं बल्ब में जो है निष्क्रिय गैस ये भरे जाते हैं नाइट्रोजन और आर्गन जो है ये दोनों बल्ब में भरे जाते हैं। यहाँ पे आर्गन नहीं दिया हुआ है, नाइट्रोजन है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग में क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है 94 का राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, देख सकते हैं इस तरह से। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु में जो है अधिकतम ताप चालकता होती है। अधिकतम ताप चालकता की बात करें तो ये जो है चांदी में होती है। चांदी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो प्राकृतिक में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में जो है पाया जाता है। इसका लैटिन नाम जो होता है अर्गेंटम होता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि यदि किसी दर्पण का फोकस लंबाई जो कि +15 है तो यह है कौन सा है, तो ये जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। प्लस में है तो उत्तल दर्पण। अगला है कि 5 प्रतिरोध हो जिनमें से प्रत्येक की प्रतिरोध जो है 1/5 ओम है, तो इसका उपयोग जो है करने के लिए कितना न्यूनतम जो है प्रतिरोध बनाया जा सकता है। इसका न्यूनतम प्रतिरोध जो बनाया जा सकता है ये बनाया जा सकता है 1/25 ओम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1/r बराबर होता है 1/r1 + 1/r2 1 + 1/r3 इस प्रकार से बनाइएगा तो 1/25 आएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है। यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। त्रिलोकी बात करें, त्रिलोकी जो है ये द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्विगु समास की बात करें, यदि किसी समासिक पद में जो है प्रथम
पद संख्यावाचक अगर आ जाता है तो शब्द जो है ये द्वितीय पद संज्ञा शब्द को समस्त पद समूह का बोध कराएगा। जैसे कि अगर पहला पद जो है संख्यावाचक आ जाता है तो ये जो है द्विगु समास कहलाता है। अगला है कि राजसु में कौन सा विभक्ति है। राजसु की बात करें तो राजसु में जो है, राजसु में ये सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजे पूछे तो राजे में चतुर्थी एक वचन हो जाएगा। राजभ्य पूछे तो ये भी है चतुर्थी। पंचमी जो होता है राज्ञा होता है और राज्ञा जो है षष्ठी भी होता है, लेकिन सप्तमी जो है राजसु या फिर राजनी रागी ये सभी सप्तमी विभक्ति होता है। तो आप लोग सभी को जो है हिंदी को डिटेल से पढ़िएगा। अगला है उसका वीडियो भी मैं लाऊंगा, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, तो मैं हिंदी का भी रिवीजन करवा दूंगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में ये जो नामांकित होने वाली एशियाई व्यक्ति कौन है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाली एशियाई व्यक्ति जो है ये लिएंडर पेस हैं। लिएंडर पेस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिएंडर पेस जो कि भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड हमने जो है आज की इस वीडियो में टोटल 100 के 100 प्रश्न को कवर कराया है और ये जो है प्लेटफॉर्म का है वॉल्यूम 2 का जो है ये प्रैक्टिस सेट था। इसमें टोटल जो है 27 प्रैक्टिस सेट है जो कि मैं डिटेल के साथ लगातार कराने वाला हूँ। तो आप लोग अगर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग जो है मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही जो है आपके जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।